कहानी का आगाज होता है साल 1887 में ट्रांसिल्वेनिया के एक बेहद खौफनाक और घने जंगल के बीच बने एक प्राचीन महल से। रात के काले सन्नाटे को चीरती हुई गांव वालों की एक गुस्साई भीड़ मशालें और बंदूकें लेकर उस महल की तरफ बढ़ रही है। इस महल के अंदर एक विशाल और डरावनी लैबोरेटरी है जहां चारों तरफ कांच के बड़े जार, उबलते हुए केमिकल्स और लोहे की विशाल मशीनें लगी हैं। वहां खड़ा एक सनकी वैज्ञानिक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकनस्टीन पागलों की तरह मशीनों के लीवर खींच रहा है। वो आसमान से कड़कने वाली आसमानी बिजली की असीमित ऊर्जा को तारों के जरिए एक विशालकाय लाश के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। ये लाश कई मरे हुए इंसानों के अंगों को आपस में जोड़कर बनाई गई है। अचानक एक जोरदार करंट दौड़ता है और वो मरे हुए अंगों का ढांचा एक भयानक दहाड़ के साथ जिंदा हो जाता है। डॉक्टर फ्रैंकनस्टीन पागलपन की खुशी में चिल्ला उठता है कि उसने मौत पर फतह पा ली है। लेकिन तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक बेहद शातिर शख्स सामने आता है जिसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक है। ये कोई और नहीं बल्कि वैम्पायर्स का अमर राजा काउंट व्लादिस्लाव ड्रैकुला है। ड्रैकुला डॉक्टर फ्रैंकनस्टीन को बधाई देता है लेकिन उसके इरादे नेक नहीं है। वो इस मॉन्स्टर का इस्तेमाल अपने एक बेहद काले मकसद के लिए करना चाहता है। जब डॉक्टर फ्रैंकनस्टीन इसका विरोध करते हैं और अपनी तलवार से ड्रैकुला पर हमला करते हैं तो वो तलवार ड्रैकुला के सीने के पार हो जाती है। लेकिन ड्रैकुला सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ। इसके बाद ड्रैकुला अपने नुकीले दांत डॉक्टर की गर्दन में गड़ाकर उन्हें बेरहमी से मार डालता है। अपने क्रिएटर की मौत देखकर वो विशाल मॉन्स्टर गुस्से से पागल हो जाता है। वो जंजीरें तोड़ता है और एक भारी मशीन उठाकर ड्रैकुला पर दे मारता है जिससे ड्रैकुला आग के शोलों में जा गिरता है। मॉन्स्टर डॉक्टर की लाश को अपनी बाहों में उठाता है और महल से बाहर भाग निकलता है। बाहर खड़ी गुस्साई भीड़ के सामने वो मॉन्स्टर डॉक्टर की लाश को लेकर पहाड़ी पर बनी एक पुरानी पवन चक्की विंडमिल के अंदर छुप जाता है। लोग उस विंडमिल को चारों तरफ से घेरकर उसमें आग लगा देते हैं। तभी आसमान का नजारा बदलता है। ड्रैकुला जो आग में जलकर भी नहीं मरा था एक विशालकाय पंखों वाले डेमन में बदल जाता है और उसके साथ उसकी 3 वैम्पायर पत्नियां वेरोना, अलीरा और मारिश्का भी आसमान में चीखती हुई आ जाती हैं। आग की लपटें उस मॉन्स्टर को घेर लेती हैं। वो मॉन्स्टर रोते हुए आसमान की तरफ देखता है और विंडमिल एक बहुत बड़े धमाके के साथ तबाह हो जाती है। मलबे के साथ वो मॉन्स्टर नीचे गहरी खाई में गिर जाता है और ड्रैकुला अपनी इस नाकामी पर बुरी तरह चिल्ला उठता है क्योंकि उसका वो कीमती मॉन्स्टर अब राख हो चुका था। समय का पहिया 1 साल आगे घूमता है। हम फिर से ट्रांसिल्वेनिया के एक उदास और ठंडे जंगल को देखते हैं। वहां वेलेरियस शाही खानदान का राजकुमार प्रिंस वेल्कन एक पेड़ से बंधा हुआ है। यह एक खूंखार वेयरवुल्फ भेड़िया मानव को पकड़ने के लिए बिछाया गया जाल है। अचानक झाड़ियों को चीरता हुआ 10 फीट लंबा खून जैसी लाल आंखों वाला एक विशाल वेयरवुल्फ बाहर निकलता है। वेल्कन चालाकी से अपने बंधनों को मुक्त करता है लेकिन पिंजरे की मशीन बीच में ही फंस जाती है। तभी झाड़ियों के पीछे से उसकी जांबाज बहन जिप्सी प्रिंसेस एना वेलेरियस अपनी तलवार लेकर बाहर निकलती है। एना फुर्ती से वेयरवुल्फ को एक मजबूत जाल के अंदर गिरा देती है लेकिन हवा में उड़ता हुआ भारी लोहे का पिंजरा वेल्कन से टकरा जाता है। वेल्कन की चांदी की गोलियों वाली बंदूक हाथ से छूट जाती है। वेयरवुल्फ पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाता है और एना के पीछे पड़ता है। एना भागते हुए एक गहरी खाई के किनारे पहुंच जाती है। वेयरवुल्फ जैसे ही उस पर झपटता है प्रिंस वेल्कन बीच में कूद जाते हैं। वो वेयरवुल्फ पर गोली तो चला देते हैं लेकिन मरने से ठीक पहले वो खूंखार भेड़िया वेल्कन के कंधे पर अपने जहरीले दांत गड़ा देता है और उन्हें अपने साथ लेकर उस गहरी खाई में कूद जाता है। एना की चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। उसका भाई जा चुका था और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। कहानी अब फ्रांस की राजधानी पेरिस की तरफ मुड़ती है। रात के वक्त नोट्रे डेम कैथेड्रल की ऊंची मीनारों पर एक विशाल और विकृत राक्षस मिस्टर हाइड एक बेगुनाह लड़की को बंधक बनाए खड़ा है। तभी अंधेरे को चीरते हुए एक शख्स सामने आता है जिसने लंबा लेदर कोट और एक बड़ी हैट पहनी हुई है। ये हमारा हीरो गैब्रियल वैन हेल्सिंग है। वैन हेल्सिंग को पूरी दुनिया में एक बेरहम कातिल माना जाता है लेकिन असल में वो वेटिकन सिटी के एक गुप्त संगठन का मॉन्स्टर हंटर है। मिस्टर हाइड वैन हेल्सिंग को देखकर हंसता है और कहता है कि वेटिकन ने मेरे पीछे अपना सबसे बड़ा कुत्ता भेजा है। वैन हेल्सिंग शांति से कहता है कि तुम्हें जिंदा पकड़ने का हुक्म है लेकिन अगर तुम तंग करोगे तो मुझे तुम्हें मारकर
अंदर ले जाने में कोई ऐतराज नहीं। इसके बाद दोनों के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन शुरू होता है। मिस्टर हाइड अपनी अदम्य ताकत से वैन हेल्सिंग को उठा उठाकर दीवारों पर पटकता है। वैन हेल्सिंग चालाकी से अपनी गैस पावर्ड रस्सी वाली गन को कैथेड्रल की विशाल घंटी से बांध देते हैं। घंटी जैसे ही नीचे गिरती है, रस्सी खींचती है और मिस्टर हाइड हवा में लहराते हुए कांच की खिड़की को चकनाचूर करके नीचे जा गिरता है। जमीन पर गिरते ही उसका शरीर सिकुड़ जाता है और वो वापस डॉक्टर जेकिल के रूप में दम तोड़ देता है। पुलिस वैन हेल्सिंग को कातिल समझकर गोलियां चलाती है, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो जाता है। पेरिस के इस मिशन के बाद वैन हेल्सिंग सीधे रोम यानी वेटिकन सिटी लौटता है। चर्च के नीचे एक गुप्त तहखाना है जिसे सेक्रेड ऑर्डर कहा जाता है, जहां दुनिया के सभी बड़े धर्मगुरुओं और वैज्ञानिकों का खुफिया संगठन काम करता है। वैन हेल्सिंग अपने अतीत को न याद रख पाने के कारण अंदर से बहुत टूटा हुआ है। तभी उसके बॉस कार्डिनल जिनेट उन्हें बताते हैं कि करीब 450 साल पहले वैलेरियस परिवार के राजा ने भगवान के सामने कसम खाई थी कि जब तक उनका परिवार काउंट ड्रैकुला को खत्म नहीं कर देगा, तब तक उनके परिवार के किसी भी सदस्य की आत्मा को स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। अब उस परिवार में सिर्फ एना वैलेरियस बची है। अगर वो भी मारी गई तो 9 पीढ़ियों की आत्माएं हमेशा के लिए नर्क की आग में जलती रहेंगी। इस आत्मघाती मिशन पर वैन हेल्सिंग के साथ कार्ल नाम के एक युवा फ्रायर पादरी वैज्ञानिक को भेजा जाता है, जो गैजेट्स का उस्ताद है। कार्ल वैन हेल्सिंग को इस मिशन के लिए कुछ बेहद आधुनिक और लाजवाब हथियार सौंपता है। हथियारों को समेटकर वैन हेल्सिंग और कार्ल ट्रांसिल्वेनिया के उस उदास गांव में पहुंचते हैं। गांव वाले अजनबियों को देखकर अपनी बंदूकें तान लेते हैं और तभी वहां एना वैलेरियस की एंट्री होती है। एना वैन हेल्सिंग को चेतावनी देती है कि यहाँ सिर्फ मौत का राज है, लेकिन तभी अचानक दिन के उजाले में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और चर्च की घंटियां बजने लगती हैं। आसमान से चीखती हुई ड्रैकुला की 3 पत्नियां वेरोना, अलीरा और मारिश्का नीचे उतरती हैं और गांव वालों पर टूट पड़ती हैं। अलीरा झपट्टा मारकर एना को दबोच लेती है। ये देखकर वैन हेल्सिंग अपनी ऑटोमेटिक क्रॉसबो निकालता है और चांदी के तीरों की बौछार कर देता है। मारिश्का गुस्से में सीधे वैन हेल्सिंग की तरफ बढ़ती है। वैन हेल्सिंग कार्ल की तरफ चिल्लाता है, जो तुरंत पवित्र जल की एक शीशी हवा में फेंकता है। वैन हेल्सिंग तीरों को पवित्र जल में डुबोता है और घुटनों के बल स्लाइड करते हुए ट्रिगर दबा देता है। वो पवित्र तीर सीधे मारिश्का के सीने के पार हो जाता है। मारिश्का का वैम्पायर खून अंदर से जलने लगता है, उसका चेहरा काला पड़ता है और वो गगन भेदी चीख के साथ हवा में ही राख का ढेर बनकर बिखर जाती है। पिछले 450 सालों में ये पहली बार था जब किसी इंसान ने ड्रैकुला की पत्नी को मारा था। बाकी दोनों पत्नियां खौफ और गुस्से में वापस आसमान में उड़ जाती हैं। उसी रात महल कैसल वैलेरियस में एक और खौफनाक मोड़ आता है। खिड़की तोड़कर एक साया अंदर घुसता है। वैन हेल्सिंग बंदूक तानता है, लेकिन एना चिल्लाती है कि यह उसका भाई वेल्कन है। वेल्कन मरा नहीं था, लेकिन वेयरवुल्फ के काटने की वजह से उसके शरीर में वायरस फैल चुका था। वो तड़पते हुए एना से कहता है कि ड्रैकुला एक बेहद खौफनाक प्रयोग कर रहा है और इसके बाद वो वापस एक भयानक वेयरवुल्फ में बदलकर खिड़की से गायब हो जाता है। वैन हेल्सिंग और एना उसके खून के धब्बों का पीछा करते हुए ड्रैकुला के असली और गुप्त किले में घुस जाते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महल की विशाल छत से लाखों की तादाद में बड़े चिपचिपे अंडे लटके हुए थे। ये ड्रैकुला के मरे हुए बच्चे थे। ड्रैकुला अपने इन बच्चों में जान फूंकने के लिए बिजली की प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था। वैन हेल्सिंग देखता है कि वेल्कन को लोहे के तारों से बांधकर एक ऊंचे टावर पर रखा गया है। ड्रैकुला लीवर खींचता है। आसमानी बिजली वेल्कन के शरीर से होती हुई उन लाखों अंडों में दौड़ जाती है और छोटे वैम्पायर बच्चे बाहर निकलकर गांव पर हमला कर देते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में वो सारे बच्चे हवा में ही पानी के गुब्बारों की तरह फट जाते हैं। ड्रैकुला गुस्से में चिल्लाता है कि वेल्कन का खून कमजोर है। उसे इस प्रयोग को कामयाब बनाने के लिए डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के असली मॉन्स्टर की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ वही इस बिजली के झटके को संभाल सकता है। तभी अंधेरे में से ड्रैकुला वैन हेल्सिंग के सामने आता है। वैन हेल्सिंग उस पर क्रॉसबो से हमला करता है और एक सोने का क्रॉस उसके सीने में चुभा देता है, लेकिन ड्रैकुला पर कोई असर नहीं होता। ड्रैकुला वैन हेल्सिंग के करीब आकर एक सनसनीखेज खुलासा करता है। क्या तुम सच में मुझे भूल गए गैब्रियल? तुम ही वो भगवान के बाएं हाथ हो जिसने 400 साल पहले मेरी उंगली काटकर मुझे इस महल की मीनार से नीचे फेंका था। तुम्हारे इस चेहरे को मैं कभी नहीं भूल सकता। इससे पहले कि ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को पकड़ पाता, एना एक रस्सी फेंकती है और दोनों खिड़की तोड़कर नीचे बर्फ में कूद जाते हैं। भागते हुए वे दोनों उसी पुरानी जली हुई विंडमिल के मलबे के पास पहुंचते हैं। वहां जमीन के नीचे एक गुप्त काल कोठरी में उन्हें डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का वो असली मॉन्स्टर जिंदा मिलता है। वो रोते हुए कहता है कि वो कोई राक्षस नहीं है, उसके पास भी एक दिल है और वो सिर्फ शांति से जीना चाहता है। एना कहती है कि इसे मार देना चाहिए वरना ड्रैकुला इसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन वैन हेल्सिंग उसकी मासूमियत देखकर उसे बचाने का फैसला करता है और उसे जंजीरों में बांधकर बग्घी में छुपाकर रोम ले जाने के लिए निकल पड़ता है।
रास्ते में घने जंगलों के बीच ड्रैकुला की दोनों पत्नियां वेरोना और अलीरा और वेयरवुल्फ बना वेल्कन बग्घी पर हमला कर देते हैं। वैन हेल्सिंग ने यहाँ 2 बग्घियों का इस्तेमाल किया था। वेरोना यह सोचकर नकली बग्घी पर झपटती है कि मॉन्स्टर अंदर है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा तोड़ती है, कार्ल का बनाया हुआ नाइट्रोग्लिसरीन बम फट जाता है। एक जोरदार धमाके के साथ वेरोना हवा में ही जलकर राख हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ असली बग्घी पर वेयरवुल्फ वेल्कन हमला कर देता है। बग्घी अनियंत्रित होकर खाई की तरफ बढ़ने लगती है। वैन हेल्सिंग बग्घी की छत पर वेयरवुल्फ से लड़ता है। जैसे ही बग्घी गिरने वाली होती है, वैन हेल्सिंग चांदी की गोली सीधे वेल्कन के सीने में दाग देता है, लेकिन मरने से ठीक 1 सेकंड पहले उस खूंखार वेयरवुल्फ ने वैन हेल्सिंग की कलाई पर अपने जहरीले दांत गड़ा दिए। गोली लगते ही वेल्कन एना की बाहों में दम तोड़ देता है, लेकिन वैन हेल्सिंग के शरीर में वायरस फैल चुका था। अगली पूर्णिमा को वो खुद एक वेयरवुल्फ बनने वाला था। इसी अफरा तफरी में अलीरा और ड्रैकुला के नौकर फ्रैंकनस्टाइन के मॉन्स्टर को दोबारा छीन कर गायब हो जाते हैं। वैन हेल्सिंग और कार्ल उसका पीछा करते हुए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचते हैं, जहां ड्रैकुला ने एक आलीशान मुखौटा डांस पार्टी रखी थी। वैन हेल्सिंग और एना भेष बदलकर अंदर जाते हैं, लेकिन अचानक सारे डांसर हवा में उलटे लटक जाते हैं। वह पूरी महफिल वैम्पायर्स की थी। ड्रैकुला एना को बंधक बना लेता है और सौदा रखता है कि मुझे मॉन्स्टर दे दो और एना को ले जाओ। तभी कार्ल अपना सनफ्लेयर बम हॉल के बीच में ब्लास्ट कर देता है। उस तेज पराबैंगनी रोशनी से सैकड़ों वैम्पायर्स पल भर में जलकर भस्म हो जाते हैं। वैन हेल्सिंग एना को छुड़ा तो लेता है, लेकिन ड्रैकुला के नौकर मॉन्स्टर को उड़ने वाले जहाज में डालकर अपने गुप्त बर्फीले किले की तरफ लेकर उड़ चुके थे। निराश होकर वे वापस कैसल वैलेरियस लौटते हैं। पूर्णिमा की रात में अब कुछ ही घंटे बचे थे। तभी लाइब्रेरी में कार्ल के हाथ वेटिकन से लाया गया एक फटा हुआ पन्ना लगता है। जब कार्ल उसे दीवार पर टंगे एक विशाल पुश्तैनी पेंटिंग के ऊपर रखता है, तो वो पत्थर पिघलकर बर्फ में बदल जाता है। वह पेंटिंग असल में ड्रैकुला के गुप्त साम्राज्य का एक जादुई दरवाजा थी। कार्ल दीवार पर लिखी प्राचीन भाषा को पढ़ते हुए चिल्लाता है कि ड्रैकुला को दुनिया का कोई हथियार नहीं मार सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ एक वेयरवुल्फ ही मार सकता है। लेकिन एक भयानक शर्त भी थी, अगर आधी रात के 12 बजने की आखिरी घंटी बजने से पहले वैन हेल्सिंग को एंटीडोट नहीं दिया गया, तो वो हमेशा के लिए भेड़िया बनकर रह जाएंगे। ड्रैकुला ने उस एंटीडोट की आखिरी शीशी अपने ही किले में छुपा कर रखी थी। वैन हेल्सिंग, एना और कार्ल उस जादुई दरवाजे के पार कदम रखते हैं और सीधे ड्रैकुला के उस बर्फीले नर्क के अंदर पहुंच जाते हैं। वैन हेल्सिंग सीधे उस टावर की तरफ बढ़ता है जहां मॉन्स्टर और एना को बांधा गया था। ठीक उसी वक्त आसमान से बादल छटते हैं और पूर्णिमा का पूरा चांद चमक उठता है। चांद की रोशनी पड़ते ही वैन हेल्सिंग की हड्डियां टूटने लगती हैं और वो एक बेहद विशालकाय खूंखार ब्लैक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। यह देखकर ड्रैकुला भी अपने असली रूप यानी एक विशाल चमगादड़ जैसे डेमन में बदल जाता है। दोनों महाराक्षस एक दूसरे पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। वेयरवुल्फ वैन हेल्सिंग अपनी अदम्य ताकत से ड्रैकुला को दीवारों पर पटक रहा था, तो ड्रैकुला हवा में उड़कर उसे लहूलुहान कर रहा था। इसी दौरान निचले हिस्से में कार्ल और एना ड्रैकुला के नौकर ईगोर से वो एंटीडोट की सिरिंज छीन लेते हैं। ईगोर टावर से गिरकर मर जाता है, लेकिन तभी उनका रास्ता रोकने के लिए ड्रैकुला की आखिरी पत्नी अलीरा सामने आ जाती है। अलीरा और एना के बीच तलवारों की भयंकर जंग शुरू होती है। अलीरा एना का गला दबोच लेती है। तभी कार्ल पास पड़ी चांदी की एक नुकीली छड़ एना की तरफ फेंकता है। एना हवा में उसे लपकती है और पूरी ताकत से उसे अलीरा के सीने के पार उतार देती है। अलीरा दर्द से चीखती है और हवा में राख का ढेर बनकर बिखर जाती है। एना एंटीडोट लेकर ऊपर टावर की तरफ दौड़ती है। ऊपर टावर पर वेयरवुल्फ वैन हेल्सिंग ने ड्रैकुला को पूरी तरह दबोच लिया था। ड्रैकुला गिड़गिड़ाता है और अतीत की दुहाई देता है, लेकिन वेयरवुल्फ के अंदर सिर्फ शिकारी का गुस्सा था। वैन हेल्सिंग एक जोरदार दहाड़ मारता है और ड्रैकुला के गले पर अपने खूंखार दांत गड़ाकर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। ड्रैकुला के मरते ही पूरे किले में मौजूद उसके लाखों बच्चे हवा में ही फटकर राख बन जाते हैं। वेलेरियस परिवार का अभिशाप टूट चुका था, लेकिन तभी घड़ी में रात के 12 बजने की घंटियां बजना शुरू होती हैं। वैन हेल्सिंग अभी भी अपनी सुध बुध खोए एक खूंखार वेयरवुल्फ के रूप में खड़ी ढांचा था। एना हाथ में एंटीडोट लेकर कमरे में दौड़ती है। वेयरवुल्फ अपनी जंगली प्रवृत्ति के कारण एना को दुश्मन समझ बैठता है और पूरी ताकत से उसके ऊपर झपट पड़ता है। वैन हेल्सिंग के भारी पंजे एना के सीने पर लगते हैं, लेकिन मरने से ठीक 1 सेकंड पहले अपनी आखिरी सांस के साथ एना पूरी ताकत से वो एंटीडोट वैन हेल्सिंग के सीने में चुभा देती है। दवा अंदर जाते ही वैन हेल्सिंग का वेयरवुल्फ रूप गायब हो जाता है और वो वापस इंसान बन जाता है। वैन हेल्सिंग जैसे ही होश में आता है, सामने का नज़ारा देखकर उसका दिल बैठ जाता है। एना उसकी बाहों में बेजान पड़ी थी। वैन हेल्सिंग को एहसास होता है कि अपने ही जंगली रूप में उसने उस लड़की की जान ले ली है। वो एना की लाश को अपने सीने से लगाकर पागलों की तरह रोने लगता है और उसकी दर्दनाक चीख से वो पूरा बर्फीला पहाड़ गूंज उठता है। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं समुद्र के किनारे एक ऊंचे और खूबसूरत पहाड़ को, जहां आसमान में सुनहरी धूप खिली है।
वैन हेल्सिंग और कार्ल ने मिलकर प्रिंसेस एना का अंतिम संस्कार किया है और उसकी चिता की लपटें आसमान की तरफ उठ रही हैं। फ्रैंकनस्टीन का मॉन्स्टर भी एक सुरक्षित नाव पर बैठकर दूर किसी अनजान और शांतिपूर्ण दुनिया की तरफ निकल चुका है। तभी वैन हेल्सिंग आसमान की तरफ देखता है। धुएं और बादलों के बीच उसे एक जादुई विजुअल दिखाई देता है। आसमान में एना की आत्मा मुस्कुराती हुई दिख रही है और उसके साथ उसका भाई वेल्कन और उसका पूरा परिवार खड़ा है। वेलेरियस परिवार की 9 पीढ़ियों की आत्माएं अब आजाद हो चुकी थीं। एना वैन हेल्सिंग की तरफ देखती है, प्यार से मुस्कुराती है और हमेशा के लिए स्वर्ग के दरवाजों के अंदर चली जाती है। एना को खुश देखकर वैन हेल्सिंग के आंसू थम जाते हैं। वो अपनी मशहूर हैट पहनता है, अपने घोड़े पर सवार होता है और कार्ल के साथ एक नए सफर, एक नए मिशन की तरफ आगे बढ़ जाता है। फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।